राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। 5 पॉइंट यहाँ आपको समझना है। मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दर्शाया हूँ। इससे पहले भी साक्ष्य अधिनियम पे बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं और एक्ट के भी पड़े हुए हैं, उसको भी आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए मैं धारा 27 का जिक्र करता हूँ। यहाँ पे धारा 27 में 5 बिंदुओं पर इसकी संवैधानिकता। एक पॉइंट पूछा था पता चले तथ्य का अर्थ। प्री में आपसे यही पूछे पता चले तथ्य का अर्थ कौन सी धारा है, तो धारा 27। ठीक है। धारा 27 अभियुक्त के द्वारा पुलिस से की गई संस्वीकृति की सुसंगतता घोषित करता है। डायरेक्ट साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने की छूट देता है। ठीक है। तो पता चले तथ्य का अर्थ की मीनिंग बताई गई पुल्लुपुरी कोटैया के केस में, जो प्रिवी काउंसिल का केस है 1947 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ने साफ तौर से यह स्पष्ट किया कि पता चले तथ्य का मतलब क्या है। कोर्ट ने कहा कि जिस अभियुक्त के द्वारा ये बात बताई जाती है वो इस तरह से बताई गई हो कि मानो उसे उस तथ्य का ज्ञान हो। कभी कभी आदमी तुक्का में बता देता है कि वहाँ पे वो चीज़ रखी है और कोई गया वहाँ पे मिल भी गया, उसको जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने तुक्का में बताया वो चीज़ वहाँ मिल गई। तो यहाँ पता चले तथ्य का ये अर्थ नहीं है। पता चले तथ्य का अर्थ है कि उसके जानकारी में वो चीज़ थी, यानी उसके नॉलेज में थी। इसका मतलब है, इसको कहते हैं मानसिक तथ्य, और वो वस्तु वहाँ पे मिली, इसको कहते हैं भौतिक तथ्य। तो वस्तु का मिलना और उसकी जानकारी में होना, तो जानकारी में होना मानसिक तथ्य है और उस जानकारी में थी, इसीलिए उसके कहने पे उस जगह वो वस्तु होने पे मिल गई। तो मिल गई तो उसका रूप रंगाकार है, इसलिए उसको भौतिक तथ्य भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुल्लुपुरी कोटैया के केस में साफ तौर से कहा कि पता चले तथ्य का अर्थ है कि भौतिक तथ्य एवं मानसिक तथ्य दोनों इसमें शामिल है, जिसका अनुमोदन प्रसादी लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में कर दिया कि पता चले तथ्य में मानसिक और भौतिक दोनों तथ्य शामिल हैं। चलिए अब इस पे कुछ चीज़ और समझते। जैसे अभियुक्त है कोई कन्फेशन करता है, आपने देखा धारा 24 में 25 26 में तीनों में विसंगत है। ठीक है। 26 में सुसंगतता भी बताया गया, विसंगतता भी बताया गया। तो विसंगतता का कारण 24 25 एवं 26 में है। क्यों विसंगत घोषित किया गया है? क्योंकि उसकी सत्यता की संभाव्यता जो है समाप्त हो जाती है। ऐसे इसी कारण उसको जो है विसंगत घोषित किया गया है। अगर उसकी सत्यता की संभाव्यता प्रबल हो जाए, उसके असत्य होने की संभावना ना के बराबर हो जाए, तो उसे रिलेवेंट घोषित किया जा सकता है। तो अगर अभियुक्त कोई स्टेटमेंट जैसे कहता है कि मैंने ही खा की हत्या की है और जिस कुल्हाड़ी से मारा है वो कुल्हाड़ी फला जगह छिपा दिया हूँ, तो जो इतनी बात वो कहता है कि मैंने खा की हत्या की और वो कुल्हाड़ी फला जगह नाली में छिपा दिया हूँ, तो मैंने खा की हत्या की एक स्टेटमेंट ये, और ये कुल्हाड़ी फला जगह मैं छिपा दिया हूँ। तो अगर वो कुल्हाड़ी वहाँ से मिल जाती है तो उसके कहने पे, तो इसी को कहते हैं पता चले तथ्य, यानी वस्तु की बरामदगी। कोई वस्तु बरामद हो गई उसके कहने पे, तो बरामद हो जाने से क्या ये पूरी कहानी सत्य प्रतीत हो गई कि मैंने हत्या की है और वो कुल्हाड़ी फला जगह रखी हुई है? नहीं, मैंने हत्या की है ये कुल्हाड़ी के पता चलने से थोड़ा ना प्रमाणित हो रहा कि उसी ने हत्या की है। हो सकता है हत्या किसी और ने की हो, वो कुल्हाड़ी ले जाके छिपा दिया हो, कुल्हाड़ी उसकी रही हो, पकड़े जाने के भय से बचने के लिए छिपा दिया हो। तो कुल्हाड़ी उसने छिपा दिया है, कुल्हाड़ी अगर मिल गई तो इसका मतलब है कि वो कुल्हाड़ी छिपाया, इस बात का प्रमाण है, ये रेलिवेंट है। बट हत्या उसने की है, इस बात का प्रमाण कुल्हाड़ी मिलना नहीं है। इस नाते मैंने हत्या की है ये विसंगत होगा
और कुल्हाड़ी मैं वहाँ छिपा दिया हूँ, ये मिल जाना, ये बात रिलेवेंट होगा। ये है धारा 27। पता चले तथ्य का अर्थ का मतलब है कि अभियुक्त ने जितनी भी स्टेटमेंट दिया है, जितना तथ्य बरामद हुआ है, जितना कोई वस्तु बरामद हुआ है, उस वस्तु से उसके कथन की जितनी भाग को वो प्रमाणित कर रहा है, उतने ही भाग उसका केवल सुसंगत होगा, बाकी सब सुसंगत नहीं होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि क्या धारा 27 धारा 24 से लेके 26 का अपवाद है। तो शुरू में मना किया गया, नहीं धारा 26 और 27 केवल 26 का अपवाद है, लेकिन लास्ट में जा करके ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया 1960 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के केस में। बहुत फेमस केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट के केस में कि धारा 27 धारा 24 25 एवं 26 तीनों का अपवाद है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। किस केस में ये कहा गया कि धारा 27 धारा 24 25 एवं 26 तीनों का अपवाद है, यानी धारा 24 25 26 में जो विसंगतता का आधार है, अगर उसके कथन के आधार पर कोई वस्तु बरामद हो गई तो उसका उतना कथन जितना से वो वस्तु बरामद होकर उसकी सत्यता प्रमाणित कर रही है, उतना रिलेवेंट हो जाएगा 27 में। ठीक, अगला है क्या धारा 27 अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में है। यहाँ पे भी केस देवमन उपाध्याय का ही है जो 1960 का, ध्यान रखिएगा देवमन उपाध्याय का ही केस है। शुरू में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ उल्लंघन में है, लेकिन बाद में मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये उल्लंघन में नहीं है। आधार क्या था, क्यों इसको चैलेंज किया गया था अनुच्छेद 14 के आधार पर कि धारा 27 वायलेशन करती है। कहा गया कि पुलिस की अभिरक्षा में और पुलिस की अभिरक्षा से भिन्न व्यक्ति द्वारा अगर कोई संस्वीकृत करता है तो उसका विसंगतता का जो आधार है वो अलग अलग है। पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति पुलिस से कोई संस्वीकृति किया और कोई वस्तु बरामद हो गई तो वो सुसंगत है, अन्यथा अगर किया तो वो जो है सुसंगत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि अनुच्छेद 14 युक्त वर्गीकरण का जो है सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यानी छूट देता है, अतः यह बात कि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए की जाए संस्वीकृति और पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए अन्यथा की जाए, तो दोनों रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, अतः अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं। इन धारा 27 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। फाइनली ये बात निर्धारित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला एक टॉपिक है क्या धारा 27 अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। इस पे केस मिलेगा आपको काथी काथी कालू बनाम राज्य, यानी राज्य बनाम काठी कालू का भी केस कहा जाता है। ठीक है, ये 1961 का केस है। इस केस में इसको चैलेंज किया गया कि अनुच्छेद 20 खंड 3 जो आत्मअभिशंसन का सिद्धांत है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ये 27 में उसकी विवशता दर्शित कर रहा है, अतः ये 20(3) का वायलेशन कर रही है 27, इस कारण ये असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि विवशता होने के बावजूद भी उसकी सत्यता प्रमाणित हो रहा है, इस नाते वो असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई वस्तु बरामद हो जाती है इसका मतलब उसने जो कहा था वो सही बात है, इसीलिए ये रेलिवेंट हो जाएगा। और बात सही भी है यहाँ पे, क्योंकि 20(3) के आधार पे असंवैधानिक घोषित किए जाने का जो पर्पज है वो यही कि उस असत्य होगा, झूठ चीज़ चली जाएगी कोर्ट में, लेकिन अगर प्रमाणित हो रहा है कि वो झूठ नहीं है तो मात्र इस नाते कि वो अपने खिलाफ साक्ष्य है, विसंगत घोषित करने का कोई आधार नहीं है। तो यहाँ पे केस कौन सा है, काथी कालू के केस में, यानी काठी कालू का केस भी कर सकते हैं। 20(3) को संवैधानिक घोषित किया गया, ये भी केस बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 आर्टिकल के आधार पर चैलेंज किया गया 14 और 20(3). ठीक, उसके बाद क्या धारा 27 CRPC की धारा 162 का अपवाद है, ये भी एक प्रश्न था, लेकिन ये प्रश्न व्यवहार में अप्रासंगिक हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी CRPC थी 1898 उसकी धारा 162 में उपधारा 2 जोड़ करके 1941 में इस प्रश्न का उत्तर जो है दे दिया गया। वहाँ लिख दिया गया वर्तमान में कि धारा 27 भी लिखा है, 32 भी लिखा है, 145 भी लिखा है कि ये सब अपवाद है। तो धारा 27 को अपवाद घोषित कर दिया गया 162(2) में। तो जब अपवाद घोषित नहीं था तब तक ये प्रश्न प्रासंगिक था, लेकिन जब से ये अपवाद घोषित हो गया 1941 में तब से ये प्रश्न समाप्त हो गया। तो इन 5 प्रश्नों पे ठीक है धारा 27 को चेक किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और क्लास हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की होती है। लगभग बहुत सारे बच्चों को जानकारी है। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, मैं बता दूं कि इस नंबर को संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच भी हमारे यहाँ लगातार चल रहा है, ऑफलाइन बैच भी चलता है। टेस्ट सीरीज, मेंस, आंसर राइटिंग, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। जहां तक कोशिश किया जाएगा, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। आप इस नंबर पर संपर्क करके अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आप सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए अलग से क्रैश कोर्स चलाया जाता है। जितना भी समय एग्जाम का मिलता है उस समय पे आपका प्री और मेंस तैयार कराया जाता है।